जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं वो बिहार एक परिचय, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन इसमें दिया गया है और ये इम्तियाज अहमद प्लस रजनीश सर का बुक है। ठीक है, इस बुक को आप कवर कर लेते हैं या कंप्लीट क्वेश्चन इस बुक में देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं आगामी बीपीएससी बिहार दरोगा सिपाही अदर कोई भी बिहार स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो बिहार से इससे क्वेश्चन तो बाहर नहीं पूछेगा। ये बुक एकदम ऑथेंटिक बुक है और इस बुक को कवर कर लीजिए आप, ताकि कोई भी बिहार का क्वेश्चन, जैसे बीपीएससी में देखिएगा तो आपको लगभग 15 से 17 क्वेश्चन बिहार से आता है, दरोगा में देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन बिहार से आता है, सिपाही में देखिएगा तो 9 से 12 क्वेश्चन के आसपास आपको इसी बुक से देखने को मिलेगा। बिहार एक परिचय, जो कि इम्तियाज अहमद सर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है और इस बार जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके साथ जो है इसका डिस्कशन भी दिया गया है और ये 2024 का 12वां पूर्णतः संशोधित संस्करण है। ठीक है, तो ये नई बुक है और इसमें क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो इस बुक को कवर कर लीजिए। जो आगामी कोई भी एग्जाम होता है तो बिहार से आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये गारंटी के साथ करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस में देखेंगे, इस वीडियो में संपूर्ण इतिहास को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो इससे घबराइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे क्या हो आपको बिहार सिपाही के एग्जाम में या बीपीएससी के एग्जाम में या बिहार दरोगा का या टीचर का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम में बिहार से बाहर का क्वेश्चन जो आपको इस बुक से नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो पहला चैप्टर में दे रखा है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, इसमें पहले देखिए प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है 1 नंबर, प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्कथनों की पहचान कीजिए। प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्कथन का इसमें पहचान करना है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है सी दे रखा है, यानी तीनों इसमें सही दे रखा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाएं के महत्व के बारे में बताया है। किसके बारे में, ये पूर्व जो है बुकानन और हैमिल्टन के द्वारा बताया गया है। दूसरा नंबर ऑप्शन जो कह रहा है, ये कह रहा है पुरातत्वविद होटगांव के केसरिया स्तूप, टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बताया है। कौन, ये होटगांव। क्या है, होटगांव। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर कह रहा है जो है स्टेफेसन भाखरा स्तंभ और बसाल्ट के अवशेषों के बारे में बतलाया है। कौन, स्टेफेसन। ये सब पुरातत्वविद है। ठीक है, पुरातत्विक खोजों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट चौथा नंबर जो ऑप्शन कर रहा है, कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सभी सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत दे रखा है। तो पहला कथन देख लेते हैं, कनिंघम ने गिरियार पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन जो है फाइयान और हेनसांग ने किया था। ये चीनी यात्री था दोनों, हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, फाइयान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है यात्री था, चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म से संबंधित, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। 1 नंबर इसमें सही दे रखा है। बी कह रहा है इसमें जो 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ था। यहाँ पे 2 नंबर भी सही है। 3 नंबर देखिए कह रहा है कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषराव व गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी जो है स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। तो तीसरा नंबर भी सही दे रखा है, कनिंघम ने बिहार शरीफ के घोषराव गांव, कौन है, घोषराव गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। अब देखिए डी नंबर जो है, डी ऑप्शन, ये कह रहा 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरणों का पता लगाया था। यही यहाँ पे गलत दे रखा है। और ई में देखिए ये सही है, ई नंबर
बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रशस्त्र और तथा देखिए ग्रेनाइट प्रशस्त्रों से संबंधित रेलिंग का भी पता लगाया था। तो ये भी सही है, लेकिन डी में देखिए क्या कह रहा है, 1863 में आर.एस. ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम जो है मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों का पता लगाया था। तो यहाँ पर कनिंघम दे रखा था, ये कनिंघम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर ब्रूसफुट के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन है। 3 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधि से संबंधित सही तथ्य को चुने। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा सही दे रखा है, ए नंबर, यानी इसमें सब सही है। तो सब सही है तो इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया था, ये सही है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या है, डॉक्टर एस अल्तेकर, क्या है, डॉक्टर एस अल्तेकर ने जो 1850 में वैशाली और 1851 में कुम्हरार का उत्खनन किया, ये भी सही दे रखा है। 3 नंबर का रहा है, 1962 में राज्य में पुरातात्विक निर्देशालय की स्थापना किया गया। 1962 में राज्य में पुरातात्विक निर्देशालय की स्थापना किया, ये भी यहाँ पे सही है। 4 नंबर जो कह रहा है ऑप्शन, 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ जो है 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति मिली है, यहाँ भी ये भी सही दे रखा है। 5 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है, बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरोर, क्या है, बकरोर गांव में स्थित बौद्ध मठ का जो है पता लगाया। यहाँ पर होगा पाषाणकालीन, यहाँ दे रखा है पालकालीन, अच्छा पाल धर्मपाल, ये सब पालकालीन अभिलेख से सुजाता गिरी का भी पता लगा है। यही सुजाता जो थी, कौन थी, जो आपको महात्मा बुद्ध जो थे तपस्या कर रहे थे उस समय में खीर जो है इनको खिलाया था, यही सुजाता नाम की महिला ने। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोतों से संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है। यहाँ पे देखिए ए नंबर जो कह रहा है, बिहार से मिलने वाले सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत के सिक्के थे। तो बिहार में सबसे प्राचीन सिक्का कौन था, आहत का सिक्का था, ठीक है, ये सही दे रखा है। बी नंबर कह रहा है, सासांग के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। यही सासांग जो था बंगाली शासक था, जो कहा जाता है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जो मूल वृक्ष था उसको कटवा दिया था यही सासांग के द्वारा। तो यहाँ पे ये भी सही दे रखा है। सी नंबर कह रहा है, राजगीर में बिस्तिका, क्या है, बिसंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है, ये भी यहाँ पे सही दे रखा है। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के भी मिले हैं, ये भी सही है। और ई नंबर का है, बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं, जो कि गलत है, 58 होगा, क्या होगा, 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं, ये त्रिसंति का सिक्के का नमूना है, ठीक है। यहाँ पर 98 दे रखा है, इसको क्या होगा, 58 हो जाएगा, यही ई आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, महादेवी जो है प्रभुदाया, क्या है, महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख जो है ये आपको बसाढ़ वैशाली से प्राप्त हुआ है। कह रहा है, मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी, क्या है, मुहर के अनुसार, मुहर पर जो चित्रित किया गया है या लिखा गया है, प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी, ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसका आंसर ये है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। यानी केशव नामक एक व्यक्ति था जो बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, इसकी जानकारी जो मिलती है ये धर्मपाल के बोध गया प्रशस्त्र अभिलेख, क्या है, धर्मपाल के द्वारा जो लिखा गया है बोध गया का प्रशस्त्र अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, यहाँ पे ये हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का है, श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। श्रीलंका के भिक्षुओं का जो वर्णन है ये किस अभिलेख से मिलता है। तो ये बोध गया से प्राप्त अभिलेख, बोध गया में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है इससे श्रीलंका के भिक्षुओं के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ डिस्कशन देख लेते हैं इसका। बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामना, किसका है, महामना द्वितीय का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक जो हैं ये चंदेश्वर, कौन है, चंदेश्वर, ये हो जाएगा इसका आंसर।
कह रहा है मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राजा के ब्रह्म नीति या ब्रह्मा नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी जो है सार्वगुण्य क्या है, सार्वगुण्य सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का जो है परामर्श देता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये राजनीति रत्नाकर, तो ये याद रखिएगा चंदेश्वर के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये आपको किस पे आधारित है, तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित है। शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे। कौटिल्य कौन थे, तो कौटिल्य का ही 3 नाम है, ठीक है। एक नाम है विष्णुगुप्त, दूसरा नाम है चाणक्य और तीसरा नाम है कौटिल्य। तो ये तीनों नाम है और ये किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेना प्रधान थे यही कौटिल्य थे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है उद्बंत प्रकाश के लेखक कौन है। उद्बंत का जो प्रकाश है उसके लेखक जो है ये मौलिक कवि है। कौन है, मौलिक कवि। ये पूछा गया क्वेश्चन है कब, 60 से 62 में बीपीएससी में 2017 में। ये मौलिक कवि है उद्बंत प्रकाश के लेखक। 11 नंबर क्वेश्चन देखा है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के जो साक्ष्य है ये देखिए पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगीर से, यानी सभी जगह से प्राप्त हुआ है। पाटलिपुत्र में मौर्यकालीन का स्थापत्य कला का जो उत्तीर्ण जो प्रमाण मिलता है ये देखिएगा, तो कुम्हरार से लकड़ी का महल क्या है, कुम्हरार से लकड़ी का महल मिलता है प्रमुख यहाँ पे पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो बिहार पर जो गढ़वाल के शासक ने आधिपत्य किया था उसका प्रमाण जो मिलता है मनेर के तामपत्र से। किससे, मनेर के तामपत्र से इसका प्रमाण मिलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए। तो देखिए फाहियान हम बताए थे चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। इसके बाद आता है हेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आता है। इसके बाद आता है इति सिंह, ये भी, यानी तीनों आते हैं। कहाँ, तीनों बिहार आते हैं और बिहार में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ये हेनसांग तो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के शिष्य रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। कह रहे इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्य स्रोतों माना जाता है। इसमें देखिए एक जो है हेनसांग की पुस्तक का नाम जो है CU की, क्या नाम है, CU की इसके पुस्तक का नाम है, यात्रा वृत्तांत कहा जाता है उसको। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका मुख्य स्रोत जो होगा भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, जो भी चीनी यात्री आया, कोई भी यात्री विदेश से आया तो ये अपने बारे में लिखा, उसके बाद कहाँ कहाँ भ्रमण किया इसके बारे में, तो यही यात्रा वृत्तांत हो गया। अभिलेख हो गया जो लिख करके जो है कहीं छोड़ देता है, जैसे शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया, भित्ति लेख हो गया, इस तरह से लेख हो गया। उसके बाद सिक्का देखिएगा तो प्रमुख सिक्का जैसे प्राचीन काल में आहत सिक्का चलता था। उसके बाद प्रमुख रूप से धार्मिक ग्रंथ हो गया, ग्रंथ भी लिखे थे, यानी सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो क्या है, भग्नावशेष होगा, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी। ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है ये लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए लौरिया नंदनगढ़ से भी प्राप्त हुआ है, सासाराम से भी प्राप्त हुआ है और रामपुरवा से भी प्राप्त हुआ है, यानी हर एक जगह से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में कोई भी अभिलेख नहीं है, ठीक है। देखिए लौरिया अरेराज हो गया, न जो है लौरिया नंदनगढ़ हो गया और सासाराम हो गया और रामपुरवा, ये सारी जगह से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर सी लगाइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का अशोक का लघु शिलालेख एक पहला जो है ये प्राप्त हुआ है, ये सासाराम से। कहाँ से, सासाराम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन का है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी। तो बिहार से जो प्राप्त हुआ था ये प्राकृतिक भाषा में प्राप्त हुआ था, ठीक है। जो मौर्यकालीन अभिलेख है प्राकृतिक भाषा से। आप ऐसे भी अनुमान लगाइए, हम पहले बोल चुके हैं, जो है बौद्ध धर्म और एक होता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। क्या थी, पाली थी। और जैन धर्म की जो भाषा जो थी ये क्या थी, तो प्राकृत थी। क्या थी, प्राकृत। तो प्राकृत जब था तो जैन धर्म को कौन अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म से संबंधित थे। इसी चंद्रगुप्त ने जो है जैन धर्म के संलेखन विधि के द्वारा अपनी त्याग को जो है आत्मा को त्याग किया था, ठीक है।
तो यही जब जैन धर्म से संबंधित हो गया तो मौर्यकालीन अभिलेख ऑब्वियसली है किस भाषा में रहेगा, प्राकृतिक भाषा में रहेगा। तो इसका आंसर बी लगाइएगा। 19वां क्वेश्चन देखा है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मी भी हो जाएगा। ब्राह्मी हम क्या कहते हैं, ब्राह्मी जो होता है ये आपको बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी क्या हो गया, खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये मान लीजिए उर्दू जो होता है ऐसे लिखा जाता है, तो उर्दू हो गया एक तरह से खरोष्टी, और जबकि हम लोग जो देवनागरी लिपि लिखते हैं तो ये हो गया ब्राह्मी। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में धातु प्रशस्त्र युग्निक अवशेष जो मिले हैं ये कहाँ से? तो चिरान छपरा से मिला है, एकदम सही है। चेचर वैशाली एवं सोनपुर से मिला है, ये भी सही है। मनेर से भी मिला है, यहाँ पे इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। धातु प्रशस्त युगिन अवशेष जो है ये मिला है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के नालंदा जिले के अपस्ट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जो है परवर्तीय गुप्त वंश, क्या हो जाएगा, परवर्तीय गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन कर रहा है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरना का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जो जानकारी मिलती है ये जो है कब मिलती है या किस वंश के बारे में मिलती है? ये मिलता है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, क्या हो जाएगा, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलता है। यहाँ देख लीजिए इसका डिस्कशन दे रखा है। देवबरना के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है, यहाँ पे सही है, ये पाल वंश के शासक हैं देवपाल, और ये मुंगेर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलता है। एक आता है नारायण पाल, इसके भागलपुर के त्रामपत्र अभिलेख से इसकी जानकारी मिलता है, ये भी सही है, नारायण पाल भागलपुर त्रामपत्र से। इसके बाद आता है महिपाल प्रथम के जो है नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर सभी सही है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है, ये कौन सा हो जाएगा? ये अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबसे पहले जो है बिहार का चर्चा किया गया है। वेद की संख्या हम जानते हैं 4 है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो एक तरह से त्रिवेद होता है, त्रिवेद में जो अथर्ववेद नहीं आता है, तो अथर्ववेद में जो है फालतू चीज़ की चर्चा किया गया, जैसे देखिएगा जादू, माया, बसी, ये सब जो है अथर्ववेद में इसकी चर्चा है, और यही अथर्ववेद में हमारे बिहार का भी चर्चा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये मिलती है अंगुत्तर निकाय में। महाजनपद की जानकारी 2 बुक से मिलती है, ठीक है। तो महाजनपद की जानकारी जो बौद्ध धर्म का है वो तो मिलता है अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। उसके बाद एक मिलता है जैन धर्म से। तो जैन धर्म से जो मिलता है महाजनपद की जानकारी, इसको कहते हैं भगवती सूक्त। भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है, जो जैन धर्म की ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म की ग्रंथ है, उससे भी महाजनपद की जानकारी मिलता है। तो बी लगाइएगा यहाँ आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा में सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो नालंदा में सराय टीला से जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है पाल काल का जो बौद्ध विहार है। क्या हो जाएगा? पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध विहार क्या? बिहार का मतलब होता है रुकने वाले आवास। क्या हो जाएगा? जहाँ पे बौद्ध के संबंधित जो इनको ग्रहण मतलब ज्वाइन कर लेते थे, तो ज्वाइन करने के बाद जो जहाँ ठहरते थे उसी को विहार कहा गया है। तो इसी को ये हो जाएगा पाल काल का बौद्ध विहार। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। तो विनय पिटक हम जानते हैं बौद्ध काल में जो है इसमें कानून बौद्ध धर्म में ज्वाइन करने का नियम कानून जो है ये सारे विनय पिटक में ही चर्चा किया गया है। तो इसमें से कह रहा है, देखिए पहला जो दे रखा ऑप्शन ये दे रखा है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, ठीक है। ये मौर्योत्तर बिहार के बारे में, ये भी ठीक है, यानी इसमें जो है सभी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और दो दोनों के बारे में। 28वां क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। ये कौन किसके द्वारा? थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम थे, पुरातत्ववेद थे, यानी पुरातत्व चीज सबको खोजते थे, उत्खनन से
जैसे मिला, जैसे अपने बिहार, जैसे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक है, तो ये हो गया कौन सी, ये हो गया पुरातत्वविद, यानी पुराने चीज को उत्खनन से खोजते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है 29 नंबर, नालंदा में स्थित 12 गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, तो ये लगाया गया था कनिंघम के द्वारा ही। कह रहा है वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बौद्ध गया के मंदिरों को भी खोजा था, तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा, कनिंघम। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरातत्वविद्या कनिंघम ने जो है बिहार में खोज की है, ये क्या है, केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ है। इसके बाद देखिए बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, यानी ये तीनों क्या है, कौन कौन चीज, केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ का भी, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों का, यानी यूपी में सभी हो जाएगा जो कनिंघम के द्वारा खोजा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विदेह के राजा जनक ने निष्क और या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है, तो ये आपको बृहद रायन, किसमें, बृहद रायन उपनिषद में इसकी चर्चा किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख जो है की लिपि है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की जो लिपि है ये कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या हो जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे दे नहीं रखा है, प्राकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 में क्वेश्चन कर रहा है किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को जो है बर्तस्य कहा जाता है, ये अर्थवेद एवं पंचविश ब्राह्मण में, किसमें, अर्थवेद एवं पंचविश और षड्विश ब्राह्मण जो है ये किसका है, सामवेद का उपवेद है, सामवेद का उपवेद है पंचविश और षड्विश। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर, किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था, तो ये आर्य सभ्यता जो था ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, जो आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था, तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाएगा, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, बौद्ध धार्मिक साहित्य में जो है कौन सा ग्रंथ जो है प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, तो ये देता है दिग् निकाय, कौन सा, दिग् निकाय देता है। महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक में बौद्ध धर्म में प्रवेश को लेकर नियम कानून की चर्चा है, और दिग् निकाय में प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य में जो कौटिल्य या जिसे कह सकते हैं विष्णुगुप्त, जिसे कह सकते हैं चाणक्य, उसके द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है ये राजनीतिक पे आधारित पुस्तक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ के बारे में जानकारी देती है। 37 में क्वेश्चन कर रहा है अपसर्ड जो है नवादा से प्राप्त एक मंदिर का जो है भगवना अवशेष, क्या हो जाएगा, भगना अवशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, ये किसका है, ये रामायण का, यहाँ पे रामायण का जो है कुछ सेंटेंस सब जो है वर्णित किया गया है। 38 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं, तो बिहार के इतिहास के जो जानकारी के साहित्यिक स्रोत जो होगा ये शतपथ ब्राह्मण में भी है, अर्थवेद में भी है, और ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलता है, यानी इसमें डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कह रहा पूर्व ऐतिहासिक जो है पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार, ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति जो है ये क्या है, ये क्वेश्चन आया है 66वें बीपीएससी में, यहाँ पे हो जाएगा नवपाषाण कालीन जो है संस्कृति। देखिए चिरांद का उत्खनन जो है 1962 में हुआ, यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह नवपाषाण काल तथा त्राम युग में आवाज था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा, नवपाषाणकालीन संस्कृति। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस स्थल से जो है पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये जो है आपका जेठियन घाटी नालंदा में जो है, कौन सा, जेठियन घाटी, उसके बाद
राजपोखर जो कि भागलपुर में है, वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में है, यानी सभी जगह से मिला है। इसका आंसर डी हो जाएगा। पुरापाषाण उपकरण गाया की जो है पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध और पैसारा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये इसके तीनों के सिवा अतिरिक्त दे रखा है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। पुरापाषाण कालीन उपकरण गाया की पेमार घाटी से, उसके बाद मुंगेर की भीम बांध और पैसारा से, उसके बाद भागलपुर के भीलीजोर से भी प्राप्त हुआ है। कौन सा चीज? पुरापाषाण कालीन उपकरण। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार में तराम कालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये हुआ मनेर से, सेनुवार से और ताराडीह से। क्या से? मनेर, सेनुवार और ताराडीह, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार में तराम जो है युगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, अरियप आदि से भी प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिए, 3 तो हो गया। उसके बाद सोनपुर, चिरांद, अरियप जो है 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो है कौन सा कथन सही है? यहाँ देखना है, पहला ऑप्शन दे रखा है, बिहार के शेरघाटी गाया से प्रागैतिहासिक काल मानव के 2 जो है चट्टानी आवास मिले हैं। ठीक है। बी नंबर का है, बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुवार, रोहतास से जो है नव पाषाणकालीन जो है स्थल प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का है, सी चिरांद गंगा नदी घाटी के तर्ज पर स्थित है। ये भी सही है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। 5वां क्वेश्चन का है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः। ये कब होता है? 40,000 ईसा पूर्व में। कब होता है? 40,000 ईसा पूर्व में जो है ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। 6वां नंबर क्वेश्चन का है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। तो अवशेष में जो प्राप्त हुआ है, कुल्हाड़ियाँ के फलक प्राप्त हुआ है, चाकू एवं खुरपी प्राप्त हुआ है और मृत भांड भी प्राप्त हुआ है। यानी तीनों कौन कौन चीज? कुल्हाड़ियाँ के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृत भांड ये प्राप्त हुए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल से। ठीक है। इसका आंसर डी लगाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जो है मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? ये हो जाएगा पूर्व प्रशस्त्र युग के होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार में मध्यवर्ती प्रशस्त्र युग के साक्ष्य मिले हैं। ये जो मिला है मुंगेर से मिला है मध्यवर्ती प्रशस्त्र युग के साक्ष्य। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार में चिरांद या सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है नव प्रशस्त्र युग का। किसका? नव प्रशस्त्र युग का जो है अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार में तराम प्रशस्त्र युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राप्त हुआ है चिरांद के सारण से, चेचर के वैशाली से, उसके बाद देखिए सोनपुर एवं मनेर से। तो ये तीनों जगह से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था? तो लगभग दिखेगा तो 800 ईसा पूर्व में जो हुआ था, और ये उत्तर वैदिक काल था। कौन था? उत्तर वैदिक काल। कब से कब होता है? तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व जो होता है ये उत्तर वैदिक काल होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में जो सहायक था ये कौन था? ये लोहे का उपयोग। क्या हो जाएगा? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, ये लोहे का उपयोग हो जाएगा। वैदिक काल में लोहे का जो है खोज नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेरा से, कहाँ से? यूपी के अतरंजी खेरा से लोहे का खोज हुआ, और उसके बाद जो है मनुष्य के रहन सहन में अमूल चूल परिवर्तन हो गया। ठीक है। तो इसका आंसर जो लगाइएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन का है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? इसमें मुख्य राज्य जो था मगध और विदेह था, अंग एवं लिच्छवी यानी दोनों था। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी यानी 4 हो गया, चारों था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट का 15वां क्वेश्चन, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? यह है सतपथ ब्राह्मण। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेह की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा जो है अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? ये हो जाएगा मगध। कौन? मगध हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, ये कौन सा था? ये विदेह था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य जो है व्याकरण, साहित्य तथा दार्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कह रहा है अर्थर्वेद में जो है व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? ये किया गया है मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। अर्थर्वेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। यहाँ पे इससे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ये विदेह था। 20 नंबर का है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम जो है किस साहित्य रचना से मिलती है? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में विदेह राज की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में विदेह राज की जो स्थापना है ये नेमी के द्वारा किया गया था। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र निमि या नेमी थे, जिन्हें विदेह का राजा कहा गया। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किया था। नेमी द्वारा जो है विदेह राज्य की स्थापना किया गया, जिसका आंसर ए लगाइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये पुराण और महाकाव्यों में वर्णन मिलता है। किसमें? पुराण और महाकाव्यों में अंग विदेह वैशाली राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कीकट किसे राज्य को कहा जाता है? कीकट किसे राज्य को कहा गया है? तो ये जो कहा गया मगध को कहा गया है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रंथ से या किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? ये अर्थर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का जो है शिकार बताया गया है? तो ये बताया गया है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन कह रहा है वैशाली के संस्थापक राजा कौन थे? तो ये था विशाल। कौन था? विशाल था। बी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? ये था शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसका जो है नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया था। इसके बाद जो आता है महाजनपद काल। कौन सा टॉपिक आएगा? महाजनपद काल। महाजनपद काल के क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित है, एकदम सही है। दूसरा जो कह रहा है अंग का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अर्थर्वेद में मिलता है, ये भी सही है। जो ऑप्शन ए कह रहा है महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया, यही पे यहाँ पे गलत दे रखा है। कह रहा है मगध के राजा अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था के समय अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया था। ठीक है, अजातशत्रु जो है अपने बाप को हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है, इसीलिए इसे कुनिक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रीतिहंता भी कहा जाता है, कुनिक भी कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में स्थित बज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है? तो पहला देखिए क्या कह रहा है बज्जी की राजधानी वैशाली 3 भाग में जो था विभक्त था। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे में देखिए तो 14,000 रजत मंडित और तीसरे में 21,000 त्राम मंडित भवन थे। पहले भाग में जो है शासनाकुल के, दूसरे भाग में गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे में जो है दास वर्ग के लोग रहते थे, यानी ये सही दे रखा है। बी कह रहा है बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था जिसके अंतर्गत राजा का जो है चुनाव होता था, ये भी सही है। इसीलिए तो हम बज्जी को प्रथम गणतंत्र मानते हैं। नेक्स्ट है बज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था, ये भी सही है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी सही रखा। 3 नंबर क्वेश्चन का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के
क्षेत्र में स्थित हैं। ये हो जाएगा 3 महाजनपद हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर इकाई से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें तीनों जो देखिएगा कौन कौन हो जाएगा, एक अंग हो जाएगा, एक चंपा हो जाएगा, बज्जी हो जाएगा और दूसरा मगध हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो अंग है, अब ये बताए, वत्स है, सॉरी वत्स नहीं हो जाएगा, बज्जी होगा और मगध होगा। अभी बताए थे अंग, बज्जी और मगध ये होगा तीनों, जबकि वत्स नहीं होगा। तो इसका आंसर सी लगाइएगा। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो ये हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर। कहाँ हो जाएगा, भागलपुर और मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो ये चंपा थी। कहाँ थी, चंपा थी। नेक्स्ट है बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे चंपा लगाइएगा। निशात्मक क्वेश्चन कार्ड है बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था। तो ये मगध जनपद में। कौन में, मगध जनपद में, क्योंकि जो है मगध जनपद का राजधानी कहाँ था, गिरिबज था। कहाँ था, गिरिबज, जिसको हम राजगीर भी कहते हैं। बाद में आता है उदयन, जो कि इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो 1 नंबर गिरिबज या राजगीर था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी। तो ये चंपा नदी पृथक करती थी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्य का एक संघ था। तो ये हो जाएगा बज्जी। नेक्स्ट है बज्जी संघ में कौन सा राज्य जो है सम्मिलित नहीं थी। तो ये बज्जी में चेदी नहीं था, लिच्छवी था, ज्ञातक था, विदेह था, लेकिन चेदी इसमें सम्मिलित नहीं था। देखिए बज्जी महाजनपद 8 राज्यों जैसे लिच्छवी हो गया, बज्जी हो गया, ज्ञातक हो गया, विदेह हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, कौरव हो गया, भोग हो गया, उग्र, यह का एक संघ था। ठीक है, 8 राज्यों का संघ था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की राजधानी मिथिला, ज्ञातक का जो है कुंडग्राम था। क्या था, ये ज्ञातिक का कुंडग्राम था, विदेह का मिथिला था राजधानी, और लिच्छवी का राजधानी वैशाली थी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बज्जी संघ की राजधानी थी। तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली, जो है लिच्छवी की राजधानी वैशाली हो गया। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन बिहार के भागों में स्थित कौन से महाजनपद में गणतंत्र था। यही बज्जी में था। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन ईसवी पूर्व या ईसापुर 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ये आपको वैशाली में थी, जिसे हम बज्जी कहते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये गिरिबज राजगीर थी। बताएं बाद में जय उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र इसकी स्थापना करके यहाँ पे राजधानी बनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में एक था। कौन था, ये हो जाएगा अंग। ये अंग जो था बिहार में था और ये 16 महाजनपदों में एक था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो गणतंत्र वैशाली जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवी शासकों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर लिच्छवी हो जाएगा। अब आता है जैन धर्म। जैन धर्म से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था कुंडलग्राम में। हम जानते हैं जैन धर्म में पहला तीर्थंकर आया, इसी तरह से तीर्थंकर आते गया और कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। पहला तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर जो बने ये बने 24वें नंबर के महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ये कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। ये हो जाएगा वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली में। इसका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन अब एनसीईआरटी में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 599 कर दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन आप देखिएगा, जहाँ पे 540 हो तो 540 लगाइएगा, नहीं तो फिर 599 भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। इसका संबंध जो था बज्जी संघ से था। सिद्धार्थ बज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडलग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय के प्रमुख थे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। तो ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। 5वां क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी जो है अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी जहाँ पे उसका निर्माण हुआ था, जहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था, जहाँ पे ये आत्मा को त्याग किए थे, वह जगह जो था ये पावापुरी था। कौन सा, पावापुरी।
पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, ये पावापुरी जगह। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महावीर की मूर्ति निर्माण हुई थी, ये भी बताए थे पावापुरी में। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, ये किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। किसके द्वारा, स्थूलभद्र के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए थे, तो क्या क्या कार्य हुआ था ये आपको देखना है। इसमें पहला नहीं दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, तो हम ऑप्शन बी पढ़ते हैं सिर्फ। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ था, तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जो जन्मस्थली थी ये कौन था, ये आपका चंपा था। कहाँ पे, चंपा पे जन्म हुआ था, जो कि 12वें तीर्थंकर थे। तो आप देखिए शुरू का 5 तीर्थंकर पढ़ लीजिएगा, ये 100% जरूरी है, और लास्ट का 5 तीर्थंकर के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो इसका जन्म और नाम और नंबर वाइज देख लीजिएगा, और इसका जो है चिन्ह कौन कौन सा चिन्ह है, ठीक है, ये भी जान लीजिएगा। जैसे महावीर स्वामी का चिन्ह क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा। अब आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, तो सर्वप्रथम ये कहाँ गए थे, वैशाली के समीप जो है अलार कराम के आश्रम में गए थे। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। गृह त्याग जो किए थे ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। कब, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। 2 नंबर क्वेश्चन का है गौतम बुद्ध को कहाँ जो है कैडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, ये मिला था उरुबेलगोला बोधगया, जिसे हम उरुबेला बोधगया में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ जो है कहाँ पे, बोधगया में। कहाँ पे, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है राजगिरी में जो आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए। इसमें देखिए प्रमुख रूप से जो है बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक, कौन पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। हम पहले ही बता दिए थे सूत पिटक में जो है गौतम बुद्ध का उपदेश का चर्चा किया गया है, उपदेश का, जबकि विनय पिटक में किया गया है जो बुद्ध धर्म में एंट्री करिएगा उसके लिए रूल रेगुलेशन, जिसको हम नियम कानून की चर्चा विनय पिटक में किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा, बी नंबर। कह रहा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में किया गया था। तो कब किया गया था, 483 ईसा पूर्व में, और ये अजात शत्रु के समय में, अजात शत्रु के समय में किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें जो है किए गए कार्य जो है क्या थे, इसमें प्रमुख कार्य जो था बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक था अस्थावीर और दूसरा था महासांगी। कौन जगह, अस्थावीर और महासांगी के रूप में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कालाशोक के समय में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, जिसकी जो है अध्यक्षता किया गया था सवा कमीर के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। इसका आंसर दे रखा है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है 7वां नंबर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसके लिए किए गए कार्य जो था क्या प्रमुख विशेषता थी, इसमें जो हो जाएगा डी नंबर दे रखा है। कुछ कठोर नियम कानून बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन भी हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजन 251 ईस्वी में हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था, और इस समय में अध्यक्षता किया था मोगली पुत्र के द्वारा। किसके द्वारा, मोगली पुत्र के द्वारा जिसकी अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है, तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, राजगीर भी इनसे बहुत जुड़ा हुआ है, वैशाली में भी, और इसी तरह से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी, इनमें जो हो जाएगा बाढ़ हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा और आंतरिक कलह भी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां पे बुद्ध का क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोधगया में निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था।
11वां क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध बौद्ध जो है सारिपुत्र का जन्म हुआ, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, ये नालंदा में ही हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति हुई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु के बाद जब पहला बौद्ध संगति हुआ था ये राजगीर में हुआ था। राजगीर में ही हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मगध जो है राज्य का उत्थान। क्या है? मगध राज्य का उत्थान। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जो दिया जाता है ये मगध को ही दिया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा में क्वेश्चन कर है मगध राज्य की आरंभिक राजधानी जो है कहाँ थी, जो कि शिक्षा नियुक्ति जो है 1996 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये गिरिवज राजगीर, जिसे ही राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है, बाद में जो है उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, इसके जो है वास्तुकार महागोविंद थे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था ये कौन था? तो बृहद्रथ वंश था। ठीक है, लेकिन आप इतिहास में पढ़िएगा हर्यक वंश से शुरू होता है, लेकिन सबसे पुराना वंश जो था ये बृहद्रथ वंश ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। नेक्स्ट 4 में क्वेश्चन कर रहा है मगध जनपद का संस्थापक था, तो ये बृहद्रथ या जरासंध था। 5 में क्वेश्चन कर रहा है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये बिंबिसार को माना जाता है, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार का शासनकाल जो है 544 ईस्वी से लेकर 493 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश से संबंधित हैं? तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। बिंबिसार का ही हत्या जो है उनके पुत्र द्वारा, जो कि अजातशत्रु थे, कर दिया जाता है। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र भी आता है बाद में उदयन, ये भी अजातशत्रु की हत्या कर देता है। यहाँ पे देखिए बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र था। 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, ये हुआ था बिंबिसार के शासन के काल में ही जो है उसका उत्कर्ष जो है शुरू हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो ये जो किया था कौशल देवी से, चेलना से और खेमा, ये तीनों से विवाह किए थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ या मजबूत बनाने की कोशिश की थी, जिसमें कौशला देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना बजी संघ की थी राजकुमारी, जिसके साथ ये शादी या वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 में क्वेश्चन कर है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये अंग को जो है जीता था, किसको? ब्रह्मदत्त को हरा करके। नेक्स्ट आता है 10 में क्वेश्चन हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश जो दूसरा शासक कौन था? पहला शासक या बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र आया अजातशत्रु, जो बिंबिसार की हत्या कर करके और गद्दी पर बैठता है। तो ये हो जाएंगे अजातशत्रु, यहाँ पे ए। अजातशत्रु कार्यकाल देखिए 493 से लेकर 461 ईस्वी है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त करती है। नेक्स्ट आता है 11वां क्वेश्चन का है राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो ये जो किया गया अजातशत्रु के द्वारा किया गया, तो बी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन का है बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो ये था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु था। 13वां क्वेश्चन का है अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अमरपाली कहाँ के थी? तो ये जो थी वैशाली के थी। नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन कर रहा है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार जो है रथ मुसल तथा महाशिला कंटक, क्या है? रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। ये 2 हथियार था जो अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग किया गया था। पहला हो गया रथ मुसल और दूसरा हो गया महाशिला कंटक। तो ये लिच्छवी के साथ जब युद्ध किया था इसमें इस दोनों हथियार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कर रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य था ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, और ये किसके समय में? तो बिंबिसार के समय में हर्यक वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना है ये उदयन के द्वारा किया जाता है। कहीं कहीं पढ़िएगा अजातशत्रु, ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे दे रखा है
अजातशत्रु कहीं कहीं पढ़िएगा, ठीक है, रहता है ऑप्शन में अजातशत्रु, और अजातशत्रु भी सही होता है, लेकिन देखिए यहाँ दे रखा है बी में। अजातशत्रु के बाद उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे जो है उदयभद्र भी कहा जाता है। लेकिन पाटलिपुत्र जो है कहीं कहीं रहेगा जो है अजातशत्रु, और कहीं कहीं उदयन। पाटलिपुत्र का लेकिन पूर्ण रूप से जो है स्थापना उदयन के द्वारा किया गया, और पाटलिपुत्र में ही ये जो है राजधानी भी बनाया, जो कि राजगीर में राजधानी था उसको जो है पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था, ये उदयन के द्वारा ही किया गया था। तो ऐसे उदयन को ही पाटलिपुत्र का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन कह रहा है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये उदयन के द्वारा बनाया गया था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था ये कौन था? तो अंतिम शासक जो था ये था नागदशक। कौन था? नागदशक। हर्यक वंश के जो है नागदशक की हत्या करके शिशुनाग, और कौन वंश के? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन कह रहा है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ? यही नागदशक की हत्या करके शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज या राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये जो बनाया गया था शिशुनाग के द्वारा। फिर बाद में देखिएगा तो कालाशोक के द्वारा जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में ला लेता है, लेकिन ये शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से राजधानी को या राजगीर या गिरिब्रज से राजधानी को वैशाली लेके चला जाता है। कह रहा है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र ही रही थी? ये कालाशोक ने बनाया था। कालाशोक के ही समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका तृतीय ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। वैशाली में कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है कवामीर है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। 383 में कमीर जो था इसका अध्यक्षता किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता ये सवा कमीर है दे रखा है। ये हो जाएगा तृतीय का कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, ठीक है। तो ये तृतीय का हो जाएगा, ये भी 283 ईसापुर में हुआ था। उसके बाद देखिए महाकश्यप दे रखा है, ये हो जाएगा पहला में, वसुमित्र हो जाएगा चौथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंद वंश का संस्थापक था? तो नंद वंश की स्थापना महापदाम नंद के द्वारा किया गया था। नंद वंश की स्थापना कह रहा है झा एवं श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मगध के किस शासक को जो है कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्वक्षत्रांकक एक छत्र एकराट कहा गया है? ये महापद्म नंद को ही कहा गया है। यह महापद्म नंद है जो आपको कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करता है। आगे होगा क्वेश्चन में भी। 27 नंबर क्वेश्चन देकर है नंद वंश का अंतिम शासक था? तो ये कौन था? धनानंद था। यही धनानंद का हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 28वां क्वेश्चन का है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। कहाँ पे? राजगीर में हुआ था, और महाकश्यप इनके जो थे अध्यक्षता किए थे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगीर में हुआ था, गिरिब्रज में। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो किया गया था महाकश्यप के द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम जो किया गया था ये महापद्म नंद के द्वारा ही किया गया था, और कलिंग का विलय करने के बाद वहाँ पे एक नहर का भी निर्माण करवाया है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद के समय में पढ़ेंगे 326 ईसापुर में। 326 ईसापुर में जो है कलिंग पे जो है उस समय में मौर्य साम्राज्य में आपका मगध के साम्राज्य में धनानंद का शासक रहता है, तभी सिकंदर आक्रमण करता है। सिकंदर के आक्रमण समय मगध का शासक धनानंद था। 33वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो ये आपको उदयन के द्वारा बसाया गया था पाटलिपुत्र शहर को। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोम के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम, ठीक है, ये पाटलीग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुनिश्चित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बन गया? ओ ये कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए पाटलीग्राम होगा तब याद रखिएगा अजातशत्रु हो जाएगा, ठीक है। पाटलीग्राम में अजातशत्रु के द्वारा जो स्थापना किया गया। जब इसको पाटलिपुत्र में कन्वर्ट करके राजधानी बनाता है तो ये कौन बनाता है? उदयन के द्वारा
उदयन के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वैशाली के बीजों के जो है नाम से। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। धनानंद को जो हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसकी सहायता से, तो विष्णुगुप्त जिसको चाणक्य कहते हैं, जिसको कौटिल्य कहते हैं, इसकी ही सहायता से ये धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये कहाँ थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र भी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया, तो यह चाणक्य विष्णुगुप्त जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था ये 320 ईसा पूर्व में हुआ था। 320 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या करके और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस किसका, सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, 315 ईसा पूर्व में यह इसका आगमन हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक जो था ये कौन था, ये सेलुकस निकेटर था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भीषण अकाल पड़ा था। इसके कारण ये देखिएगा तो ये जो है मगध को छोड़ करके जो अपना कहाँ चल जाते हैं, कौन सा पहाड़ी है वहाँ पर जाकर संलेखना विधि से अपना जो है शरीर को त्याग करते हैं। ठीक है, कर्नाटका चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 9 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था यही चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त थे। कह रहे किस से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है, यूनानियों से। किसको, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। अब कभी कभी इसको देखिए इन लोग का आगमन का जो है कभी कभी सीरीज पूछ लेता है, इसका ट्रिक याद रखिएगा इज PK। ठीक है, तो इंडियन यूनानी हो जाएगा, शक हो जाएगा, पार्थियन हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, कौन हो जाएगा, इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसमें जो है पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की शासक किया है, तो ये मौर्य वंश शासक किया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य उप विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, ये मेगास्थनीज का पुस्तक जो इंडिका इसी में लिखता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का जो शासक बना था ये कौन बना था, ये बिंदुसार बना था। कौन बना था, बिंदुसार। इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, एक बिंबिसार है एक बिंदुसार है। तो बिंबिसार हो गया हर्यक वंश का संस्थापक, अब बिंदुसार हो गया चंद्रगुप्त का बेटवा। कौन हो गया, चंद्रगुप्त का बेटवा जो है ये आपका बिंदुसार हो गया। यही बिंदुसार का बेटवा हो जाता है अशोक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगलवत्स रहता था, कौन, पिंगलवत्स जो है ये रहता था, ये बिंदुसार के दरबार में ही रहते थे। पिंगलवत्स जो है ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है, ये शिलालेख का 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तृतीय बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये जो हुआ था अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो मोगली तीस पुत के द्वारा। किसके द्वारा, मोगली तीस पुत के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, मोगली पुत्र 30 के द्वारा किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे, पाटलिपुत्र में किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, ये 351 में ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में। यहाँ पे ये याद रखिए 351 ईसा पूर्व में। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर
विजय प्राप्त की थी? तो ये अशोक के द्वारा विजय प्राप्त किया गया था। 24वां क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जो है युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? ये हो जाएगा कलिंग। कलिंग युद्ध के बाद जो है युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की है अशोक के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक का धर्म था, क्या था? तो नैतिक आचार संहिता। क्या हो जाएगा? नैतिक आचार संहिता इनका धर्म था। 26वां क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय जो है न्यायालय कहाँ स्थित था? ये था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय स्थित था। 27वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो ये जो है बोध गया की यात्रा की थी। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। लुम्बिनी में क्या है? बौद्ध का जो है जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कुशीनगर में मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देखिए उसमें 28वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक का जो है कि किस वर्ष में की थी? तो ये किए थे 10वें वर्ष के बाद में। कहाँ पे? 10वें वर्ष में। 29वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो स्तंभ लेख जो है बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? ये चंपारण से प्राप्त हुआ है। तो सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ भी है और रामपुरवा भी है, लेकिन रुक्मिणीदेही नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था। ये किस चीज़ से बना था? तो लकड़ी का बना था, जो कहाँ पे है? पटना के कुम्हरार में अभी स्थित, कुम्हरार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है। ये कुम्हरार पटना में स्थित है। नेक्स्ट है कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभाघर या राजमहल का अवशेष मिला है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो ये कहा गया है एरियन के द्वारा। किसके द्वारा? एरियन के द्वारा। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। मेगास्थनीज के बारे में अब ये पढ़े हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका जो है प्रमुख पुस्तक जो है ये इंडिका है। 35वां क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसी ने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरना देवों द्वारा निर्मित है? ये कहा गया है फाहियान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। ये 4 गुफाएं में सुदामा, विष झोपड़ी, चोपड़ा तथा कर्ण। कौन कौन से? सुदामा, विष झोपड़ी कह सकते हैं, चोपार तथा कर्ण हो जाएगा। ये जो चारों जो है गुफाएं का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। 37वां क्वेश्चन कह रहा है गया के समीप जो है नागा अर्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया गया था। ये दशरथ के द्वारा करवाया गया था। दशरथ कौन था? तो अशोक का पुत्र था। देखिए दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने जो है नागा अर्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें जो है गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। 38वां क्वेश्चन कह रहा है मौर्यकालीन जो है चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई। क्या है? चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। ये कहाँ से? तो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। इसे जो है स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। 39वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में जो है बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये आपका लोहानीपुर पटना से। कहाँ पे? लोहानीपुर पटना से। 40वां क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो किया गया मेगास्थनीज के पुस्तक जो है किसमें? इंडिका में किया गया है। 41वां क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया है? तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे लेकिन होगा उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा, जो हर्यक वंश के शासक था, अजातशत्रु का पुत्र था। उसके द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को बसाया और यहाँ पे राजधानी भी बनाया गया था।
नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। 43वां क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने जो है डियानीसियस डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। किस विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पालीब्रोथस क्या हो जाएगा? पालीब्रोथस जिसे पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था, ये जो क्या था? स्ट्रैबो। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, स्ट्रैबो। 45वां क्वेश्चन कर रहा है यूनानी दूत जो है डिमोलिकस डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये जो हुआ था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कर रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन है? भाब्रू स्तूप है। कौन सा? भाब्रू स्तूप। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ है? तो ये आजीवकों के लिए। आजीवक का संस्थापक कभी कभी पूछेगा, ये हो जाएगा मखली गौसाल। क्या हो जाएगा? मखली गौसाल। मखली गौसाल के द्वारा ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया गया था। 48वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक की राजधानी कहाँ थी? ये पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी। 49वां क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां में संगठित थी। यह कथन किसका है? ये कथन है मेगास्थनीज का। किसका? मेगास्थनीज का है। 50वां क्वेश्चन कह रहा है मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए यह केंद्रीकृत था, एकदम सही है। करों का बोझ अधिक था, एकदम सही है। प्रशासन तंत्र एकदम कठोर था, ये भी सही है, यानी सभी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए उसने जो है धर्म विजय की नीति अपनाई, सही है। उसने विदेशों से जो है संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। उसने जो है प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी लगाइएगा, सभी सही है। 52वां क्वेश्चन कर रहा है देवा नाम पिए, कहीं कहीं देवा नाम प्रियदर्शी भी होता है, यहाँ पर दे रखा है देवा नाम पिए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? तो अशोक के द्वारा ही संबोधित किया गया है। धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो ये जो था धर्म नीति या क्रियान्वयन। दूसरा कह रहा है लोगों के बीच दान वितरण। उसके बाद तीसरा कह रहा है जन कल्याण के उपाय, यानी सभी हो जाएगा इसमें आंसर। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे, क्या हो जाएगा? राजू के कार्य न्यायिक था, ग्रामीण प्रशासन भी था, राजस्व का विभाग भी था, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। मौर्यकाल विद्वान में किन किन का नाम आता था? कौटिल्य तो प्रमुख है, पाणिनि भी था और उपावर्ष भी था, यानी सभी हो जाएगा। कौन कौन? कौटिल्य, पाणिनि और इसके बाद उपावर्ष। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 56 देखिए क्वेश्चन कर रहा है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण कौन कौन से इसमें बताना है। तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष जो कि लकड़ियों के निर्मित है और 80 स्तंभ से निर्मित किया गया है जो कि कुम्हरार में स्थित है, एकदम सही है। दीदारगंज की यक्षिणी, ये यहाँ पे सही है, दीदारगंज की यक्षिणी भी पाटलिपुत्र में ही है। बराबर की गुफाएं, ये तो आपको ये भी बराबर की कुछ गुफाएं भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजगीर के सोन भंडारण गुफा, ये यहाँ पर नहीं होगा, बाद में किसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। बराबर की गुफाएं अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। 57वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो अशोक की धम्म नीति जो मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से भी, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से भी मिलता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये 9वें शिलालेख में, किसमें? 9वें शिलालेख में जो है ये स्पष्ट किया गया है, जो अभिलेख में दान और धम्म दान में अंतर किया गया है। 59वां क्वेश्चन कर रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो देखिए विदेशी आक्रमण सही है, क्योंकि इस समय विदेशी आक्रमण सब स्टार्ट हो गया था। इसके बाद ही देखिएगा तो यूनानी आया, शक आया, पार्थियन आया, कुषाण आया। इसके बाद देखिए अयोग्य शासक, अशोक के बाद से कहा जा रहा है जो कोई भी ऐसा शासक नहीं बचा था जो मौर्य काल को बचा के रख सकता था। उसके बाद आर्थिक संकट से भी जूझने लगा था। आर्थिक संकट ये शामिल नहीं हो सका, क्योंकि आर्थिक संकट पहले से ही अशोक बना करके गया था, कर वसूल करने का जो जितना भी कानून था विजित करके गया था, तो ये नहीं हो सकता है।
और इसके बाद प्रांतीय विद्रोह भी हो गया। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आता है मौर्योत्तर बिहार। मौर्योत्तर बिहार यानी मौर्य काल के बाद का बिहार। पहला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। तो ये जो हुआ था शुंग वंश का। इसको याद करिए, हसीन, माशुक, शाह। ये ट्रिक याद करिएगा ना, तो इससे निकल जाएगा। देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। क्या क्या हो गया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और एक हो गया सातवाहन वंश। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ था। शून्य वंश का शासनकाल जो है 185 ईस्वी से लेके जो है 75 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक जो था किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और इसका पुष्यमित्र का शासनकाल जो था 185 ईसा पूर्व से लेकर के 149 ईसा पूर्व तक रहा था। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार शुंग शासक ने जो है पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम, क्या है? कुकुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। ये कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रमण व्यवहार किया है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ था? ये हुआ था शुंग वंश के शासन काल में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। ये जो हुआ था 185 ईसा पूर्व में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो यही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये जो है शुंग वंश के बाद जो होगा ये होगा कण्व वंश का। कण्व वंश का शासनकाल 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है। लगभग देखिए कितना वर्ष हो गया? 5 और ये 4, 45 वर्ष के आसपास रहा था। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक जो थे ये वसुदेव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, किसका? देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर कण्व वंश की जो है नींव डाली थी। नेक्स्ट आता है कण्व वंश की सत्ता समाप्त की गई। ये आपको आर्द्र सातवाहन, जिसे सातवाहन वंश भी कहा जाता है, यही सातवाहन वंश को भी उत्तर और दक्षिण के बीच में मध्यस्थता का भी केंद्र माना जाता है, ये सातवाहन वंश को। नेक्स्ट है क्वेश्चन कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासक किया है? ये किया है मित्र वंश के। किसके बाद? मित्र वंश। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ये बोधगया से प्राप्त होता है। 12 में क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये दिया गया था अश्वघोष को। यही अश्वघोष है जो कनिष्क के दरबार में जिससे जो लास्ट वाला बौद्ध संगति होता है उसमें उपाध्यक्ष का काम किया था। कौन? ये अश्वघोष। और वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? अश्वघोष बने थे। कह रहा है कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाइएगा। नेक्स्ट कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? यह ट्रिक याद रखिए। उसके बाद देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। हसीन, माशुक, शाह। ठीक है। हसीन, माशुक, शाह यहाँ कर लीजिएगा। वो क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन का है शुंग वंश की राजधानी थी। क्या हो जाएगा? शुंग वंश की पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी थी। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग का शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। कब? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में कलिंग पर जो शासक खारवेल क्या था। यही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो खारवेल के द्वारा लिखा गया, आगे देखने को मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ये अंग और मगध से प्राप्त किया था। कहाँ से? अंग और मगध से। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल थे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा था। ये लिच्छवियों का शासन रहा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का जो है नियंत्रण हो गया था।
19वां क्वेश्चन कर है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमन के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन कर है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को जो है प्रश्रय देने वाला शासक जो था ये कौन था? ये कनिष्क था। कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब आता है गुप्तकालीन बिहार। गुप्त काल के बारे में बिहार में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, ये कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। ऐसे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। प्रथम कहा जाता है या कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के कौन था? तो यही चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष जो है ये कब होता है? 320 में, और 320 में ही विक्रम संवत, सॉरी गुप्त संवत जो है शुरू हुआ था। कहीं कभी कभी 320 रहेगा, कहीं कहीं 319 भी रहेगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, 320 या 319 हो सकता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का है किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की थी। तो कहाँ पे? पाटलिपुत्र में ये उपाधि धारण किए थे। 320 ईस्वी पूर्व में जो है, सॉरी 320 ईस्वी पूर्व नहीं होना चाहिए, ईस्वी होना चाहिए इसमें। 320 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त में जो है गुप्त संवत का भी प्रचलन किया, यही ऊपर बताए हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? जो ये कहा गया है समुद्रगुप्त के द्वारा, जिसे आगे पढ़ेंगे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, ये पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस शासक से जो है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गाया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ये मांगा था किससे? समुद्रगुप्त से। नालंदा विश्वविद्यालय के जो है स्थापना का युग जो है यही गुप्त काल में जो है किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना जो हुआ था ये गुप्त काल में ही हुआ था। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये रहा था 3 साल तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में है शासन काल में फाहियान भारत यात्रा के भ्रमण पर आया था। इसके उद्देश्य से बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना, बौद्ध की शिक्षा भी प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन का है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध जो था ये पाटलिपुत्र से ही था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? ये हुई है शाहाबाद में। कहाँ पे? शाहाबाद से। 15वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये हुआ सुल्तानगंज से हुआ है। 16वां क्वेश्चन कर रहा है राजगीर के जो है मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनी के चित्र हैं, यह किस काल के हैं? ये गुप्त काल के। कब? गुप्त काल में। 17वां क्वेश्चन कर रहा है राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो ये जो माना जाता है गुप्त काल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, ये कौन था? गोविंद गुप्त था। कौन था? गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो कौन सा हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए जो है प्रसिद्ध था? तो ये आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासक के दौरान जो आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं, इसी का नाम है विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन कर रहा है किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, ये कहा गया है फाहियान के द्वारा है कहा गया है। गुप्त संवत जो है आरंभ कब हुआ था? तो 320 ईस्वी में शुरू किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं रखिएगा गया, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत 320 ईस्वी में शुरू किया गया था। 24वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित शासकों में किसे जो है भारत का नेपोलियन
कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कह रहा है सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? ये हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति जो है लिखा गया है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो ये किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। 28वां क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा है? तो ये आपका समुद्रगुप्त का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? इसका जो कारण था हुनों का आक्रमण, प्रशासन का समांती स्वरूप हो जाएगा और कमजोर शासक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन कह रहा है मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? ये हुआ था नरसिंह गुप्त के समय में मिहिर कुल का जो है आक्रमण हुआ था मगध पर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन जो का 31वां क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान जो थे कौन कौन थे? तो बारहमिहिर था, आर्यभट्ट था, ब्रह्मगुप्त था, ठीक है, जबकि पाणिनि नहीं थे। यहाँ पे हो जाएगा पाणिनि कब थे? पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के समय में पाणिनि थे। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक जो था ये था कृष्णगुप्त। कौन हो जाएगा? कृष्णगुप्त हो जाएगा। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ये किया गया था कुमारगुप्त तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? ये दामोदर गुप्त के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ये बनाया गया था माधव गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कर रहा है हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया था। ये अंत किया गया था आदित्य सेन के द्वारा किया गया था। ये कह रहा है बिहार के किसी स्थानीय शासन अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मगध के किस प्रतिवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? यह अश्वमेघ यज्ञ जो होता है इस यज्ञ में घोड़ा का छोड़ा जाता है और ये घोड़ा के पीछे पीछे सैनिक जाते हैं और जितने दूर तक ये घोड़ा जाता है वह क्षेत्र क्या हो जाता है? जो राजा के द्वारा छोड़ा जाता है यज्ञ करके उसका हो जाता है। जिस क्षेत्र में घोड़ा प्रवेश करता है यदि उसका राजा जो विरोध करता है फिर उसके साथ उनको युद्ध करना पड़ता है। तो अश्वमेघ यज्ञ का जो आयोजन किया गया था ये आदित्य सेन के द्वारा किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये था जीवित गुप्त द्वितीय। कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का जो है अंत कर दिया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मगध के किस परवर्ती शासक को जो है असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? ये कहा गया है कृष्णगुप्त को। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उनके उपाधियों को सुमिलित कीजिए। हर्षगुप्त जो था ये कौन उपाधि ले रखा था? वीर योद्धा का जो है उपाधि ले रखा था। उसके बाद देखिए कुमारगुप्त जो था ये हो जाएगा महाराजा धीरराज का। किसका? महाराजा धीरराज का। उसके बाद आता है जीवित गुप्त जो ले रखा था ये ले रखा था राजाओं में सिरमौर जिसे कहते हैं क्षितिज चूड़ामणि। क्या? राजाओं में सिरमौर जिसे कहते हैं क्षितिज चूड़ामणि कहा जाता है। उसके बाद जो आता है आदित्य सेन इसके द्वारा परम भट्टारक महाराजा धीराज। क्या हो जाएगा? परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ये कहा गया है जीवित गुप्त के बारे में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक जो था ये कौन था? ये था आदित्य सेन। कौन थे? आदित्य सेन थे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग
हुएन तेसे, क्या है, वांग हुएन तेसे भारत की यात्रा की थी, तो ये आदित्य सेन के समय में किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का जो सही क्रम है ये क्या हो जाएगा, तो पहले आया था कृष्णगुप्त, उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद जीवित गुप्त, उसके बाद कुमार गुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त, उसके बाद महासेन गुप्त, उसके बाद देवगुप्त, उसके बाद माधव गुप्त, और सबसे लास्ट में जो आया था ये आया था आदित्य सेन। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो आता है गुप्तोत्तर युग और बिहार, ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है चीनी यात्री इत्ती सिंह बिहार का भ्रमण किया था, ये लगभग किया था 673 ईस्वी में किया था। इत्ती सिंह ने जो है लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए थे। 2 नंबर क्वेश्चन कर हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, तो उस समय में जो था नालंदा विश्वविद्यालय, वही हर्षवर्धन के समय में हेनसांग यात्री चीनी यात्री आए थे। 3 नंबर क्वेश्चन कर चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो है हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की, ये पाटलिपुत्र की यात्रा जो किए थे ये 635 ईस्वी में किए थे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक जो था ये कौन था, सासांग था, जो पश्चिम बंगाल का शासक था। देखिए सासांग जो था बंगाल का शासक था, जो क्रूर और धर्मार्थ था। ये शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे, जिसके विरोध में जो है बौद्ध का जो पीपल वृक्ष था जो मूल रूप से था उसको क्या कर दिया, कटवा कर फेंक दिया। और अभी क्वेश्चन आता है जो राजगीर में जो बोध गया में जो बौद्ध वृक्ष है वो अपने जनरेशन की कौन सी पीढ़ी में है, तो ये देखिएगा तो 5वें पीढ़ी में है। कौन सा है, 5वें पीढ़ी में। उसके बाद जो आता है पालकालीन बिहार, कह रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में, कहाँ पे ही, बिहार में है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, ये गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना किया गया। गोपाल का शासनकाल जो था 750 से लेकर 770 ईस्वी तक था। कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कौन था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार में, भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था और ये पाल वंश के शासक थे। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये भागलपुर जिला में विश्वविद्यालय है। भागलपुर को ही पाथर घाट में स्थित है, कहाँ के, भागलपुर में पाथर घाट जगह है वहाँ पे स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक जो था ये कौन था, तो हर्षवर्धन भी कह सकते हैं, जिसे हर्ष कहा गया, धर्मपाल हो गया और देवपाल हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक जो था ये कौन था, तो ये देवपाल जो थे बिहार के मुंगेर को अपनी जो है राजधानी बनाए थे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन जो है दिया गया था, तो ये महायान संप्रदाय को जो है दिया गया था विशेष ध्यान। पाल जो है यहाँ देखिए बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में बढ़ जाता है, चौथी बौद्ध संगति में, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो ये पाल शासकों जो था ये महायान को ज़्यादा जो है वैल्यू देता था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था, ये करवाया गया था देवपाल जो है। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया, ये दिया गया था धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने औदंतीपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था, ये करवाया गया था गोपाल के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था, ये हुआ था पाल युगीन काल में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में जो है निर्णायक देन थी, ये किसकी थी, ये निर्णायक देन जो हो जाएगा धीमन एवं विठल पाल की। किसका हो जाएगा, धीमन एवं विठल पाल की। यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और विठल पाल कहाँ के निवासी थे। पालकालीन कांस्य मूर्तिकार ये थे कौन, धीमन और विठल पाल कहाँ के निवासी थे, तो ये हो जाएगा नालंदा के निवासी थे। 15 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है किसने जो है जावा के शासक जो है
बेलटठपुत्र का है, बेलटठपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। ये देवपाल के द्वारा दिया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन का है बौद्ध विद्वान में जो है शांत रक्षित और आतिश दीपांकर किस काल में तिब्बत गए थे? ये जो गया था पाल काल में ही गया था। 17 नंबर क्वेश्चन का है बिहार में पाल काल में जो है संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए देवपाल ने नागरहार के वीरदेव को नालंदा का जो पुरोहित नियुक्त किया था, एकदम सही है। नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार या हाट भी था, एकदम सही है। पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालक के खिलाफ थे, ये यहाँ पे गलत है, इसके समर्थक थे। नेक्स्ट है 13वीं सदी के प्रारंभ में बुद्धसेन नालंदा बिहार के जो है संरक्षण था, एकदम सही है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लेते हैं, डिस्कशन में दे रखा है पाल शासक बौद्ध थे और ये ख्याल रखते थे कि लोग जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए जो है प्रार्थना की? ये जो किया गया था बालपुत्र देव के द्वारा। किसके द्वारा? बालपुत्र देव के द्वारा किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन का है पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है? इसका साक्ष्य जो मिलता है नालंदा एवं कुर्कीहार गाया से मिलता है। कहाँ से? नालंदा एवं कुर्कीहार से पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढली, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा और कुर्कीहार गाया से। 20 नंबर क्वेश्चन का है पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल समकालीन थे, तो ये धर्मपाल एवं देवपाल के दोनों समकालीन थे। कौन? पालकालीन जो मूर्तिकार थे ये धीमन और विट्ठल पाल। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का है चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहसरिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे? ये जो था पाल युग का था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पालकालीन चित्रकला का जो है भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? भित्ति चित्र जो रूप है ये प्राप्त हुआ है नालंदा से। 23 नंबर क्वेश्चन का है पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो ये जो करते थे पाटलिपुत्र से करते थे जो है। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का है पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, ये जो कहा जाता था मगध को श्रीनगर भुक्ति भी कहा जाता था। संभवतः अंग को जो है क्या कहा जाता था? पुंड वर्धन भुक्ति। क्या कहा जाता था? पुंड वर्धन भुक्ति जो है ये अंग को कहा जाता था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन का है देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? ये नालंदा में करवाए थे। इसके बाद जो टॉपिक है ये है मिथिला के कर्नाट शासक। कौन हो जाएगा? मिथिला के कर्नाट शासक। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी जो मिलती है दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से। ठीक है, ये दे रखा है दरभंगा जिले में भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से मिलता है। उसके बाद देखिए बी नंबर का है सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से, यहाँ से भी मिलता है। उसके बाद देखिए जो उधरा ठाढ़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामांडलिक के शिलालेख से, यहाँ से मिलता है, यानी यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। दे रखा है मालदेव के भीत भगवानपुर दरभंगा के अभिलेख में ओम श्री मलदवसय क्या है? ओम श्री मलदवसय उत्कीर्ण है। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का है राजनीति रत्नाकर का रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्नाट शासक का मंत्री था? तो ये जो थे हरि सिंह देव का। किसका? हरि सिंह देव का। कह रहा है हरि सिंह देव के समय नेपाल पर जो है आक्रमण हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की है? तो वर्ण रत्नाकर की जो रचना किया गया है ये ज्योतिश्वर ठाकुर। किसके द्वारा? ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन का है बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, यानी 1 2 3 4 सभी सही दे रखा है। तो पहला जो कह रहा है इसमें मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना जो है 1097 ईस्वी में हुआ था, एकदम सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कर्नाट शासक नान्यदेव ने जो है भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंताधिपति क्या है? महासामंताधिपति मिथिलेश्वर
नृपमल्ल कहलाए या कहलाता है, ये भी सही है इसका। 3 नंबर कह रहा है नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया था, एकदम सही है ये भी। 4था नंबर कह रहा है कर्नाट वंश का शासनकाल जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है, ये भी सही है, यहाँ पे इसका आंसर सभी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृत्य चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता हैं, तो कौन हो जाएगा? चंदेश्वर हो जाएंगे। चंदेश्वर जो है चंदेश्वर धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। उसके बाद ये 6 नंबर कह रहा है छंदोग्य 10 पद्धति, क्या है? छंदोग 10 पद्धति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे वीरेश्वर, कौन हो जाएंगे? वीरेश्वर। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे महावर्तिक नैवनिधिक, क्या है? नैवनिधिक के नाम से जाना जाता है। महावर्तिक नैवनिधिक के नाम से जो जाना जाता है धीरेश्वर ठाकुर को, किसको? धीरेश्वर ठाकुर को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था रामपाल के शासनकाल में। मिथिला के कर्नाट दक्षिण भारत के राजवंश थे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का संस्थापक जो था ये कौन था? तो नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे। उत्तर बिहार को तिरभुक्ति या मिथिला कहा जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी जो थी ये कहाँ था? तो इसकी राजधानी सिमरावगढ़, क्या हो जाएगा? सिमरावगढ़ जो था इसकी राजधानी था मिथिला के कर्नाट वंश का। यह आधुनिक नेपाल में स्थित है, अभी फिलहाल कहाँ पे है? तो ये नेपाल में स्थित है, सिमरावगढ़। नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था ये कौन था? तो हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक। कर्नाट वंश जो है पूर्णतः अंत हुआ था, ये हुआ था 1378 ईस्वी में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो पंजी प्रबंध का जो विकास हुआ था ये कर्नाट शासक के समय में ही हुआ था, तो इसका आंसर कर्नाट मानिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, ये आए थे 1234 ईस्वी में। तिब्बत का इतिहासकार थे धर्मस्वामी तिरहुत। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बख्तियार खलजी लिखा है लेकिन खिलजी होना चाहिए यहाँ पे। खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो ये था नरसिंह देव का। बख्तियार खिलजी वही थे, मोहम्मद गोरी का कहा जाता है, ये क्या थे? गुलाम थे। बाद में इनको जो है बंगाल विजय बिहार विजय करते हुए इसको बंगाल विजय के लिए भेज दिया जाता है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री जो था ये कौन था? तो देखिए इसमें दोनों बी और सी, यानी बी और सी ये है, यानी धर्मा स्वामिनी, क्या हो जाएगा? धर्मा स्वामिनी और मुल्ला तकिया, क्या है? मुल्ला तकिया और धर्मा स्वामी दोनों थे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक जो था ये कौन था? ये था राम सिंह देव। कौन थे? राम सिंह देव थे। नेक्स्ट है कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा हरि सिंह देव। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? ये हरि सिंह देव के शासनकाल में विकसित हुआ था। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास जो बिहार का स्पेशल है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट जो लाएंगे ये मध्यकालीन होगा, थर्ड पार्ट लाएंगे ये आधुनिक होगा। तो देखिए वीडियो जो है यदि तीनों को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, जो कि आपको भी देखने में बोरिंग फील होगा। इसीलिए हम जो है हर एक पार्ट को सेपरेट कर करके लाएंगे ताकि आपको देखने में बोरिंग नहीं हो। इसके साथ देखिए तो बिहार दरोगा और बिहार सिपाही का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।